आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ काशी के वरिष्ठ समाज सेवी श्री SP श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। वर्तमान में इंटक के प्रदेश महासचिव, साथ ही DLW मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लगभग 40 वर्षों तक आपने ट्रेड यूनियन की राजनीति की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित होकर के बहुत सारा जन कल्याण का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। साथ ही धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी गहरी रुचि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल पर इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपना बहुमूल्य समय दिया। सर्वप्रथम आपका इस चैनल पे सत्प्रेम करुणा पर हार्दिक स्वागत है और हम चाहेंगे कि थोड़ा अपने बचपन, शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप जैसा कि आपने अभी बताया कि प्रारंभ से ही हमारी शिक्षा दीक्षा तो सब काशी में ही हुई है। बनारस में मैं यहीं DAV कॉलेज का छात्र रहा और प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। कक्षा 6 से प्राइमरी स्कूल में, उस समय तो अंग्रेजी स्कूल होते नहीं थे और 1950 में हमारा जन्म हुआ। इसके बाद से DAV इंटर कॉलेज में हमारी शिक्षा हुई। कक्षा 6 से लेकर के ग्रेजुएशन हमने वहीं से किया। तो प्रारंभ में हमारी रुचि, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में था तभी धर्म के प्रति, हमारी बाबा भोलेनाथ के प्रति हमारी इतनी निष्ठा थी। तो मुझे 5 वर्ष का था तभी से मैंने व्रत और उपवास रखना शुरू किया शंकर जी का। और माता जी हमारी ऐसी थी कि वो कहती थी कि इतना कठिन व्रत है, 5 वर्ष की अवस्था में ये व्रत रहना चाहता है। तो उन्होंने बड़ा उपक्रम किया कि किसी तरह ये व्रत न रहने पावे। तो अपने पड़ोस में हमारी एक उपाध्याय जी रहते थे, उनकी पत्नी को कहा कि जो इनको बहुत अच्छा खाना लगता हो वही बनाओ आज, और इनको किसी तरह ये व्रत न रहने पाए इस अवस्था में। वो जानती थी कि 5 वर्ष की अवस्था में व्रत रहना बड़ा कठिन था, लेकिन मैं कृत संकल्प था कि मुझे बाबा का व्रत रहना है। और 5 वर्ष की अवस्था से भी मैंने व्रत रहना शुरू किया। इंटर तक की शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। प्रारंभ में थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था, तो क्रोध अक्सर झगड़ा लड़ाई होता था। तो माता जी हमको इतना मानती थी कि जब भी थोड़ा स्कूल से देर हो तो तुरंत पहुँच जाती थी स्कूल हमको लेने के लिए कि कहीं झगड़ा हुआ होगा, और निश्चित ही होता रहता था। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उन दिनों बनारस के ऐसे व्यक्ति, जो हम अगर ये कहें कि जैसे महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दे करके उसको सही रास्ते पर लाया, और मुझको सही रास्ते पर लड़ाई झगड़ा से विरत करने के लिए यह कहिए कि उस समय के लल्लू सिंह जैसे मशहूर आदमी, रमाशंकर सिंह, जिसके नाम से पूरा बनारस थर्राता था। तो एक बार झगड़े में उनके भतीजे से हम लोग का झगड़ा हो गया। तो वो आए और स्कूल में, तो हमको तो मैं विद्यालय में था ही, तो उन्होंने हमको बुलाया। और क्योंकि हमारे साथ यादव जी लोग बहुत रहते थे, तो उन्होंने कहा, देखिए आज भी उनकी बात हमको भूलती नहीं है। उन्होंने कहा कि यादव लोग तो झगड़ा लड़ाई करते हैं, वो सब तो गाय भैंस दूह के अपना काम चला लेंगे, आप ऐसे होकर श्रीवास्तव होके इस तरह से झगड़े में पड़ रहे हैं। देखिए वो आदमी जो जिसके नाम से पूरा बनारस कांपता था, उन्होंने ये शिक्षा कहा कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान करिए, क्या झगड़ा लड़ाई में रखा हुआ। और यह बात आज भी हमको नहीं भूलता। मैंने उनके लड़के से एक बार रमाडा में हमारे भेंट हो गई। मैंने कहा आपके पिताजी हमारे गुरु थे, उन्होंने हमको झगड़ा लड़ाई से विरत किया। हाँ, तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आदमी को लगता है कि भाई इस तरह के लोग, उनके मन में भी इस तरह की बात थी और उन्होंने हमको बताया। तो वहाँ इंटर तक पढ़ाई हुई। इसके बाद DAV इंटर तक ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, डिग्री कॉलेज से। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MA पॉलिटिकल साइंस से किया। अच्छा। लॉ किया। और हमारे मित्र है पंडित राजेंद्र मिश्र, जो संगीत के बड़े विद्वान थे, तो विश्वविख्यात थे, पद्मश्री भी थे। तो हमारा अक्सर जब मैं जाता था तो उन्हीं के घर जाता था। वहाँ से फिर हम लोग साथ विद्यालय जाते थे। अच्छा।
तो संगीत के प्रति भी बड़ी रुचि हो गई। अब नतीजा ये था कि जब मैं इंटर में पढ़ता था तो वो इलाहाबाद में कोई एक गायिका थी, हमें नाम याद नहीं आ रहा है, तो अक्सर वो गाना सुनने जाते तो हमको साथ में हम लोग जाते थे, कभी कभी जाए वहाँ भी। तो संगीत के प्रति अच्छा वो मोहल्ला ऐसा था कि जहाँ सिर्फ संगीत होता था। उदय महाराज, किशोर महाराज, बनारस घराना, राजेंद्र सागर मिश्र। तो संगीत के प्रति भी बड़ी रुचि रही हमारी। गिरजा देवी भी वहीं की थी, विश्वविख्यात थी। और किशन महाराज, पद्मश्री, वो सारा घराना बनारस का संगीत के लिए माना जाता था। तो संगीत के प्रति भी थोड़ी रुचि हुई आगे। अच्छा ये देखिए, ट्रेड यूनियन में आने का, मजदूर संगठन से जुड़ने का एकमात्र कारण था कि हमारे पड़ोस में यूपी रोडवेज, जब मैं इंटर में पढ़ता था, यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित सुधीर शुक्ल, जो बाद में चल करके वो नेशनल हेराल्ड जैसे, और वो उनके बहुत थे, इंदिरा गांधी जी के बहुत खास थे। नेशनल हेराल्ड के संपादक भी हुए दिल्ली में, बड़े अच्छे आदमी थे, विद्वान थे। तो उनके साथ में ट्रेड यूनियन में जाने लगा। हिंडाल्को में एक बार धरना प्रदर्शन था सन 68 में, 1968 की बात है। तो उस हिंडाल्को में मैं उनके साथ धरने पर बैठा रहा 3 दिन तक। तो इससे हमारी रुचि श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति बचपन से ही इंटर में पड़ गई। हाँ, और इंटर में हमको लाने वाले वही थे। अच्छा, इंटेक्स से हमको जोड़े। उस समय कांग्रेस का जमाना था और इंटेक्स ही पूरे देश में था। देश का एकमात्र ट्रेड यूनियन जो है। तो वो पंडित सुधीर शुक्ला, आज भी उनका लड़के बहुत योग्य लड़के हैं। पंडित व्योमेश शुक्ल जी नागरिक विचारी सभा के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों में वो भी चल रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अरे सुना है हमने कि बचपन में आपको पहलवानी का भी शौक था। तो आप चूंकि आपसे बताया ना कि यादव लोगों का साहस था। तो मैं अक्सर अखाड़े पर लेकर के अपना लंगोटा सवेरे से पहुंच जाता था, बल्कि सुबह शाम हमारा 2 घंटे अखाड़े पर ही बीतता था। बल्कि माता जी हमारी कहती थी उस दिनों, तो भाई कहती थी कि पहलवान ये बड़ा होकर तुमको वो ठेला एक होता है ना, पहले सकड़ खींचा जाता था, पहलवान लोग वो खींचते, तो यही खींचोगे, पढ़ना लिखना है। तुम क्यों सवेरे ही चले जाते हो, पूरा 3-4 घंटा वहां लगाते हो। लेकिन हमको एक शौक था शुरू में, पहले भी काशी की ये परंपरा थी, हर व्यक्ति अखाड़े पे जरूर जाता था। अब ये बदल गया है, लोग जिम में जाने लगे, कुछ लोग जिनको शौक है, नहीं तो पहले अखाड़े पर जाना, हर घर से कोई ना कोई अखाड़े पर जरूर जाता था। और हमने भी संपूर्णानंद में काफी हमारी कुश्ती, हमारा एक कुश्ती बड़ा ही रोचक कुश्ती रही। वो हमारे लखनऊ के कानपुर वोकेशनल कॉलेज लखनऊ में हुआ था। तो हमारी कुश्ती जिससे हो रही थी वो हमसे कम से कम 2 फीट कम था। हाइट उसकी कम थी। और जब युद्ध लड़ाई शुरू हुई तो अब चूंकि उसके कॉलेज के लोग थे, तो अब ज्यादा उसको प्रोत्साहित लोग करते थे, उसको टुइया लोग कहते, टुइया पहलवान, तो बकर टुइया बकर, मैं अकेला था। और स्थिति ये थी कि बराबरी पर ही थी कुश्ती, लेकिन जैसे ही कुश्ती फाइनल स्टेज पे पहुंचने चाहिए, तो उस समय 2 अक्टूबर था उस दिन, तो गांधी जयंती के दिन एक सायरन बजता था। सायरन बजता था तो सब लोग खड़े हो जाते थे। तो जैसे ही सायरन बजा तो कुश्ती छुड़ा करके खड़ी कर दी गई। उसमें बराबरी पर निर्णय हुआ, लेकिन वो कुश्ती 40 मिनट से अधिक चली। वो आज भी हमको याद है कि वो जो कुश्ती हुई कानपुर वोकेशनल कॉलेज में, तो ये शौक था। और उसी शौक के चलते उन दिनों वो चीन का जो झगड़ा हुआ था, हाँ, सन 62 में, तो 68 की बात थी। तो उस दिनों ये जो सीबीआई का हम लोग को बहुत शौक था कि हम लोग बॉर्डर पर जाकर के कुछ काम करें। तो हम और पंडित राजेंद्र मिश्र दोनों लोगों ने चाइनीज लैंग्वेज में नाम लिखाया। चाइनीज भाषा भी हमने सीखा। अच्छा। 1 साल, बड़ा कठिन भाषा होता है, तो स्टोक पर होता है, इंग्लिश हिंदी की तरह नहीं है, वर्णमाला पे चले। वो सारा स्टोक, जितना स्टोक आप सीखेंगे उतना ही ज्ञान होता है। यानी जो है शिक्षा में जो है MA पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद से आपने LLB किया, फिर रेलवे में आप आए। तो रेलवे में आने के बाद उस समय पार्सल में मैंने सुना कि सैकड़ों की संख्या में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते थे और जिनका बड़ा शोषण होता था, तो उनकी भी लड़ाई आपने लड़ा था, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश। 1977 में जब मैं रेलवे में आया तो
माल गोदाम में था। तो माल गोदाम में तो ज्यादातर माल लादने उतारने का काम होता है पार्सल माल गोदाम में। तो वहाँ ठेका पर सब लेबर रहते थे। लेबरों को ऐसा था कि ठेकेदार वेतन नहीं देता था, 4-4, 5-5 महीने बेचारे लोगों से, बाबू लोगों से, इनसे 10 रुपया 20 रुपया मांग करके और किसी तरह काम चलाते थे। तो मुझे लगा कि इनको अगर ये परमानेंट हो जाते हैं, तो अगर नियुक्ति कर दी जाती है परमानेंट, तो इनका कुछ शोषण कम होगा। तो हमने उत्तर रेलवे पार्सल श्रमिक संघ के नाम से एक संगठन गठित किया। अच्छा। और उन दिनों श्यामलाल यादव जी थे, राज्यसभा के उपसभापति थे, और उनके लड़के थे अशोक यादव जी। तो मैं उनको ले आया यहाँ ऑलरेडी अध्यक्ष बना करके, वो अध्यक्ष हुए। और अंत में संगठन रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में थी। काफी प्रयास किया, जो ठेकेदार थे बड़े दबंग टाइप के थे, और उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया हमसे कि आप सवर्ण हो करके और ये सब छोटी जातियों के लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, आपको क्या चाहिए बताइए। इसी तरह से लालच प्रलोभन और हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश किया। हमने कहा नहीं, इन लोगों को आप अगर हर महीने नियमित रूप से तनख्वाह देंगे तभी हम कोई बात हो सकती है। अगर वेतन हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है, उनका तो ठीक है, हम अगली लड़ाई रेलवे से लड़ेंगे। अंत में वो मुकदमा कायम हुआ और करीब 700 लेबर परमानेंट हुए। 700 लेबर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आज भी बेचारे कहीं भी रहते हैं, सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं तो मेरे पास जरूर आते हैं, और इस तरह से उनका बहुत बड़ा उपकार हुआ। अच्छा, वो लेबर और चाइल्ड लेबर के प्रति भी आपकी काफी जागरूकता रही। सुना है कि एक आपने पुस्तक भी लिखा था, और एक बार विदेश में कहीं सेमिनार हुआ था तो इंडिया की तरफ से आपको जो तो वो ऐसा चाइल्ड लेबर पर हमारी रुचि थी। अक्सर हम बाल श्रम पर हम सेमिनार वगैरह यहाँ भी करते थे और जाते भी थे। बाल श्रम में पहले सबसे बड़ा काम तो हमने रेलवे का जो था, रेलवे में जो बच्चे झाड़ू लगाते हैं, जो वो सब स्मैक वगैरह पीते थे, और ये गंदे बोतल मैंने बनाना, पानी डुप्लीकेट बेचना, अक्सर जीआरपीएफ के लोग उनको पकड़ते थे। यहाँ एक विद्यालय की हमने बनाया, और वो एक यूनियन कार्यालय था। उस समय वो एक एसीएम हुआ करते थे। एसीएम के पास एक एनजीओ वाले आए, तो उन्होंने हमको बताया कि आप उनसे मिलिए। तो उन्होंने मिले, तो वो जब हमारे पास आई तो हमने उनको वो कार्यालय दे दिया, और वहाँ नियमित रूप से चलता रहा। वो ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता था और खाना खिलाया जाता था, वो हमारी देख रेख में चला। उसमें महंत वो आपके यहाँ के संकट मोचन के महंत थे वीरभद्र जी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, और सारा बर्तन, और उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत होगी श्रीवास्तव जी आप हमसे यहाँ से लिया कीजिए, बड़ा नेक काम है। उनका काफी मदद रहा बेचारे, उन्होंने काफी मदद किया। और हमारे अधिकारी भी आरपीएफ कमांडर थे उस समय, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया ऐसे बच्चों को ले आना और फिर उनको। वो पुस्तक कौन सी? और उसमें हमने उस समय चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड ओवरव्यू नाम से किताब लिखी थी, और उसके आधार पर हमको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बैंकॉक बैंकॉक में जो सेमिनार हुआ, आईएलओ जो होता है, आईएलओ की तरफ से 8 देशों का सेमिनार था। तो उसमें 3 आदमी को बुलाया गया था, एक हम थे, एक ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रमिला बाट थी गुजरात की, और इसके साथ एक एचआरडी मिनिस्ट्री के थे मिस्टर झा, एलन झा या कौन झा नाम था, वो आईएएस अधिकारी थे। 3 लोग हम लोग इन्वाइट थे उसमें। तो बैंकॉक में रहे, एक हफ्ते का कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा रहा, और उसमें विभिन्न देशों के 8 देशों के लोग आए थे। अच्छा सेमिनार चला। अच्छा, जो थोड़ा सामाजिक पहलू के, इसे विश्वेश्वर ट्रस्ट, धार्मिक रुचि होने के कारण हम यहाँ जुड़े। फिर भारत धर्म महामंडल विश्व की मानी जानी संस्था, जो शंकराचार्य की नियुक्ति करती, शंकराचार्य जिसके द्वारा बनाए जाते थे, एक समय था, लेकिन धीरे धीरे बदलता गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में मुकदमा था। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जो इस समय ब्रह्मलीन है, तो उनका अभिषेक होना था, और यह अभिषेक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत धर्म महामंडल के लोगों को करना था। एक पदाधिकारी होने के नाते अभिषेक में मैं भी शामिल रहा। यह बड़ा ऐतिहासिक चीज है, आज भी वो पूरे देश में, पूरे विश्व में वो अभिषेक प्रसिद्ध है। न्यायालय में भी है, जिसे हमने उनके अभिषेक में हिस्सा लिया था। ये धार्मिक। और शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी से दीक्षा भी लिया था आपने? वो स्वरूपानंद जी ने ही महाराज के, हम लोग जो है उनके अनुयायी रहे,
और आज भी उनके शिष्य हैं हम लोग तेसरानंद जी महाराज। तो हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोग जाते हैं और वो हमको अपने गुरु भाई की तरह ही अपना सम्मान देते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं तो एक परंपरा है वहाँ, जो अपना गुरु भाई होते हैं जिसे हम और लोग जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं वहाँ, और हम जब आते हैं तो वो विदाई करते हैं। हमको एक लिफाफा मिलता है वहाँ से, आज भी स्वरूपानंद में वहाँ शंकराचार्य जी महाराज से, हाँ, एक लिफाफा देंगे और विदाई करेंगे फल फूल से। ये इस तरह की परंपरा आज भी चली आ रही है। अच्छा, बीच में सुनने में आया कि राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ गए थे, चुनाव ना भी लड़े थे विधायक। अब वो ममता बनर्जी का जमाना था, टीएमसी का। अच्छा, टीएमसी। हाँ, 11 में जब मैं इलेक्शन मैंने विधानसभा का जो, हाँ, तो यूपी विधानसभा का चुनाव था। अब चूंकि ममता बनर्जी मजदूरों के बारे में बहुत बोलती थी, हमें लगा कि ये श्रम के मामले में, श्रमिकों के मामले में इससे बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो लोगों का फेवर करता। तो हालांकि बाद में वो गलतफहमी साबित हुई, लेकिन फिर भी हमने जो है टीएमसी ज्वाइन किया उस समय। अच्छा। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस से हमको टिकट के लिए वहाँ से त्रिवेदी जी थे उस समय रेल मंत्री। तो हमने सोचा भाई तृणमूल कांग्रेस का तो यहाँ कोई अस्तित्व है नहीं बनारस में, लेकिन उन्होंने टिकट दिया। हालांकि जब टिकट का अनाउंस किया तो ये हल्ला था कि काफी रुपया दे रही है दीदी, और बहुत लोग लाइन में लगे थे। कई वकील गए जब लखनऊ में टिकट का बंटवारा था। लेकिन उस समय उन्होंने जो ममता, डॉक्टर काकुली घोष जो केंद्रीय उनकी मंत्री हैं, आज भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने विशेष रूप से हमारा नाम प्रस्तावित किया कि श्रमिकों के लिए काम करते हैं, और हमको टिकट दिया गया। 2 आदमी को टिकट मिला था पूरे बनारस में, एक हमको, एक शंभुनाथ पाटिल को मिला था दक्षिणी से। अच्छा, देहांत हो गया बेचारे। तो हम लड़े उस विधायक का चुनाव भी लड़े। तो वर्तमान में तो आप NFIR जो है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, उससे जो है आप रेल में आने के बाद से हमको 2 व्यक्ति, जो डॉक्टर M राघोइया और डॉक्टर G संजीवा रेड्डी, ये 2 लोग ट्रेड यूनियन के बारे में ऐसा व्यक्ति जो समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और हमने ये संयोग अच्छा था और उनकी कृपा थी डॉक्टर M राघोइया साहब का, उन्होंने विशेष रूप से हमें नामित किया नेशनल कमेटी में। अच्छा। और मैं उसका सदस्य हूँ, और साथ ही साथ और भी ट्रेड यूनियन के जो काम होते हैं उसमें साथ हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। तो विश्वेश्वर ट्रस्ट में इस समय, हाँ, ये श्री भारत धर्म महामंडल के साथ जो लहुरा पीर पर गायत्री मंदिर है, तो महामाया संचालित करती है। हाँ, लहुरा पीर चौराहे पर है, विश्वेश्वर महामाया ट्रस्ट संचालित, हाँ, वही संचालित करती है। उसमें हमें ट्रस्टी नामित किया गया है। और साथ ही साथ जो जितनी दुकानें हैं, आप बसंत बाहर से लेकर जितनी दुकानें हैं, वो सब उसी से, वो चौराहे, हाँ, वो सारा जो है उसी का है, ट्रस्ट का ही है। उसमें हम नामित है विश्वेश्वर ट्रस्ट और महामाया ट्रस्ट। और आर्य महिला विद्यालय, हाँ, आर्य महिला वही इसी ट्रस्ट से ही, इसी ट्रस्ट से वो संबंधित था। आर्य महिला विद्यालय है, तो इस समय थोड़ा विवादित है, विवाद चल रहा है, लेकिन आर्य महिला भी इसी से, PG कॉलेज तक सब इसी से संचालित होता है। तो एक बार पुनः पीछे चलते हैं, मन जन्म आपका वाराणसी शहर में हुआ था कि गांव में? नहीं, जन्म हमारा जफराबाद जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अच्छा, तो आप उनका पैतृक गांव जफराबाद जौनपुर गांव है, नाम है। अच्छा। वो एकदम जफराबाद स्टेशन के करीब है। पिताजी हमारे वो आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे, लेकिन यहाँ जो है तो वो रहते थे कलकत्ता में। उनके बारे में तो सब बताएंगे हम आपको। महेश प्रसाद जी स्वर्गीय, वो वहाँ थे आर्य समाज मंदिर में बहुत दिनों तक, क्योंकि वो पहले थे अंग्रेजों के जमाने में नेवी में थे। वो जो उनका जहाज चलता था, तो लड़ाई जब शुरू हुई तो वो उस युद्ध में भाग नहीं लिए, वहां से भागे तो आ गए आर्य समाज मंदिर में, और खूब दाढ़ी उड़ी बढ़ा के वहीं रहने लगे आर्य समाज मंदिर में। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ आए, बनारस आए, तो यहाँ नगर निगम में उनको अब्रा इंस्पेक्टर वो रहे, निरीक्षक उसमें रहे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, भवन निरीक्षक के रख। तो 5 वर्ष की अवस्था में वही बनारस हम लोग आ गए। और जिस मकान में रहते थे वहाँ लहसुन प्याज का खाना वर्जित था। उन्हीं लोगों को किराया फूक देते थे। तो पहले सब तो हम लोग आए, आर्थिक स्थिति वही थी क्योंकि वहाँ से आए थे भाग के, तो यहाँ उन्हीं मकान में हम लोग रहते थे। और उसका नतीजा ये रहा कि मैं शुरू से शाकाहारी हो गया। लेकिन जब कुश्ती, देखिए वो भी एक घटना बताऊँ मैं, दैविक घटना। मैं शाकाहारी
मांसाहारी से शाकाहारी कैसे बना है। तो उस समय जो है, क्योंकि जब कुश्ती लड़ते थे तो अंडा जो है खाने के लिए ये था कि इससे ताकत बहुत मिलेगी, तो बहुत खाते थे, फोड़ के हम लोग दूध में मिला के ये सब करते रहे। तो सोमवार व्रत में जब बताया था आपसे, जैसे कि मैं 5 वर्ष था तभी रहता था। उस व्रत में एक दिन मैं वो मजेदार पिक्चर, पहले से वहाँ पिक्चर देख रहा था, तो वहां से जो है सोमवार का दिन था, जब मैं निकला तो अब चूंकि अंडा खाने की आदत थी, तो बाहर पहले अंडे वाले खड़े होते थे ठेला। हमें याद नहीं था कि सोमवार ध्यान से उतर गया था। दारा सिंह कुश्ती में बहुत देखता था, जो पिक्चर लगता था दारा सिंह का, मैं जरूर जाता था पहले दिन। अच्छा अच्छा। तो वही देख के मैं लौट रहा था, और वो हमने जो है ले करके पैसा दिया, ले करके जैसे मुंह में डाला तो मुंह में चला गया, तुरंत याद आ गया आज तो व्रत है। मैं तुरंत फेंका, उसको पैसा दिया, और मैं वहीं से पिक्चर छोड़ के चले गए। और चूंकि मतलब पिक्चर के दशाश्वमेध घाट नजदीक है, मैं तुरंत गंगा जी गया, और गंगा जी जाकर मैं गंगा जल से मैंने कुल्ला किया, और गंगा जल उठा करके मैंने संकल्प लिया कि आज से मैं शुद्ध शाकाहारी रहूंगा। अच्छा, और अच्छा। तब से आज तक मैंने कभी जो है उस तरफ ध्यान, ईश्वर की कृपा से। हाँ, भगवान शिव में, चूंकि काशी नगरी है, और आपकी अटूट निष्ठा भी रही है। एक बार ये मालूम है कि कहीं आप सर्विस के दौरान रूम में बंद हो गए थे, वो भगवान शंकर का सही। वो घटना ऐसी थी कि अब देखिए, कुश्ती उसकी लड़ने से शरीर में तो बल काफी था, राड वगैरह भी टेढ़ा कर देता था, और वो नारियल को हम हाथ से फोड़ देते थे, इतनी ताकत थी। क्योंकि बहुत कुश्ती 2-2 घंटे 3-3 घंटे, शिवाजी हाल में भी मैं जब बीएचयू था पढ़ता था तब भी वहाँ मैंने प्रयास किया। तो वो घटना है 77 की, जून का महीना था। तो उस समय हमारी ड्यूटी लगी थी कैश का जो काउंटर होता है जहाँ कैश जमा होता है, कैश जमा अमूमन होता था। कैश जमा करके लोग 5 बजे जमा हो जाता था, इसके बाद सब सील होता था ऑफिस, क्योंकि सील करके कैश तुरंत जाता नहीं था, दूसरे दिन कैश जाता था। तो बगल में ही एक छोटा सा बाथरूम बनाया गया था कि भाई इमरजेंसी में किसी को जरूरत लगे। अब छोटा सा, उसमें न कोई खिड़की न कमरा, बहुत ही मोटे लकड़ी का, शीशम का, पहले के रेलवे की लकड़ी थी। तो हम कैश जमा किए, तो सब सोचे कि चले गए होंगे, लेकिन मैं बाथरूम में चला गया, और वहाँ मैं कुछ सोच रहा था कैसे उसके बारे में। तब तक अब जाने वाला जो है बाहर से पहले ऐसे खींच दे, बंद कर देता था दरवाजा, सील कर देता था, बाहर बंद हो गया। अब हम पता नहीं कि ध्यान भी नहीं दिए। इसके बाद वो जब हम खाली हुए तो धो के तो खोल रहे तो दरवाजा बंद। जून का महीना, पसीना वैसे ही होने लगता था, बाहर से सील हो गया, वहां सील हो गया। तो अब हमने बहुत परेशान हुए, लेकिन हमने कहा चलिए तोड़ेंगे, साले को तोड़ के निकल जाएंगे। इतना हमको तो पौरुष था, तो हम सोचे थे कि दरवाजा तोड़ के निकल जाएंगे, हाल में आ जाएंगे, तो फिर खिड़की खोल के बुलाएंगे, कोई न कोई आ जाएगा। तो मैं पूरा प्रयास करने लगा, और मैंने कपड़ा उतार के पूरी तरह से द्वंद्व युद्ध जैसे होता है दरवाजे के साथ, लेकिन इतनी मजबूत शीशम की लकड़ी और मोटा लकड़ी होता था, दरवाजा इतना समझ नहीं हुआ। मैं तब घबराना शुरू किए हम। तो वो बेसिन था, उस पर खड़े हुए, हमने सोचा ऊपर से तो कोई चादर टाइप का था, तोड़े उसको तो बेसन टूट के गिर गया। तो अंत में हमने शंकर जी को फिर याद किया, वो हमको फिर हमने ध्यान दिया, हम तो असमर्थ हैं, और यहाँ प्राण निकलना निश्चित है, क्योंकि रात भर रहने का मतलब है कि जून के महीने में अब जैसे ही देखिए, जितनी देर तक हम प्रयास करते रहे स्वयं, उतनी देर तक वो सील करने वाले इंचार्ज प्लस पोर्टर 3 आदमी थे, वो तीनों लोग निकल के वहाँ रेलवे फाटक है वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही हमने याद करना शुरू किया शंकर भगवान को, तो वो जो चपरासी था, वो पहले लोग आते थे, चूंकि नारियल और ये सब तमाम खाने पीने की चीजें आती रही रेलवे में, तो वो मांगते थे, चपरासी को दे देते थे सब। तो ये 8-10 नारियल इसको दिया गया था, झोले में वही रखा था वो अपने कैश काउंटर के बगल में। तो उसने कहा इंचार्ज से कि ऐसा है कि अरे बड़े बाबू चलिए हम फिर सील कर देंगे, उसमें हमारा नारियल वहीं छूट गया है, सवेरे सब सफाई वाले आएंगे तो उठा लेंगे। भगवान शंकर का आपने ध्यान किया, उसके अंदर ये भाव आया, उसके अंदर ये भाव आया, नहीं तो चला जाता, दूसरे दिन नारियल लेता। तो वहां से लौटे सब, इसके बाद आए और दरवाजा का सील टूटा, खुला, अंदर आए, तब तक
जब खड़बड़ देखे तो हम फिर ठोकने लगे। अब देखे इंचार्ज थे सुरेश राम, जो मुख्य माल अधीक्षक थे, वो फुला गया। हमको देखे तो हम तो जो हमारी स्थिति थी वो लगा कि वो बेहोश हो जाए। उनकी हालत खराब हो गई देख करके। हमको कहा जी ये तो बड़ा भारी वो हो जाता, कलंक हो जाता, ये हो जाता। तो ये हमें महसूस हुआ शिव के ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा हुई। और ये महसूस हुआ कि आप ईश्वर पर अगर कोई चीज छोड़ देंगे तो निश्चित वो आपके साथ खड़ा रहेगा ईश्वर। और ऐसी घटना है जीवन में, वो बहुत बड़ी घटना थी। अच्छा, जो वर्तमान में इस समय क्या चल रहा है, क्या गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसमें। अब वर्तमान में देखिए धार्मिक है, भारत धर्म महामंडल से जुड़े हैं, गायत्री मंदिर से, तो आए दिन वहाँ कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता रहते हैं। हाँ, और चूंकि DLW के केंद्रीय अध्यक्ष हैं यूनियन के, तो अक्सर मीटिंग वगैरह अभी होता रहता है, वहाँ जाते हैं मार्गदर्शन। और उसी समय हमारे माने केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड है भारत सरकार के, श्रम मंत्रालय की, उसका चेयरमैन पहले DRM थे, वो ऑनरेरी पोस्ट होती है। अच्छा। DRM इलाहाबाद से हमको चार्ज दिलाया गया और मैं 5 साल तक केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, उसमें लाल बत्ती वगैरह की भी प्रावधान था। लेकिन हमें पूरी उसमें लेबर कमिश्नर मेंबर होते हैं, के GM और हर जगह के, उसका चेयरमैन बनाया गया। वो बड़ा प्रतिष्ठा का है, लेकिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में दिया। 14 तक में रहा उसमें। अच्छा। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके माध्यम से श्रमिक शिक्षा बोर्ड से बहुत काम हुआ। हमने कम से कम 40-50 लाख 45 लाख रुपए जो है लोगों को, वो गरीबों को बंटवाया। उसमें पैसा आता था कि आप ट्रेनिंग लेंगे, उसका बस पेमेंट होता था। तो मैंने बहुत जगह भदोही और तमाम गाँव में जा जाकर, जंगई से लेकर के प्रयाग, कई जगह कार्यक्रम कराया, लोगों को वितरित भी किया। और 5 शिक्षा अधिकारी होते थे जो हम लोग के निर्देशन क्या हो तो गैजेटेड होते थे, लेकिन सलाह लेकर के ही कोई काम करते थे। वर्तमान समय में हम लास्ट में चाहेंगे आप आज की सामाजिक स्थिति को देखते हुए कुछ जो है युवाओं से, खास करके यूथ को कुछ अपना जो है संबोधन दें। अब यूथ देखिए, वर्तमान समय जो स्थितियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं मोबाइल व्हाट्सएप पर तमाम बातें होती हैं जो कई सही नहीं होती हैं। जब तक उसका बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर विश्वास करना, भ्रामक प्रचार भी होता है। हाँ, भ्रामक प्रचार होता है, तो नवयुवकों को उसमें उसके प्रभाव में नहीं बहना चाहिए, बल्कि स्वयं अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए कि आप देश के समाज के काम आ सकें। आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र न बने तो कम से कम हिंदुओं को तो हम चाहेंगे कि जो इस तरह से जात पात में और तरह से बटे हुए हैं, न बट करके एकता प्रधानमंत्री का नारा है, एक हैं तो सिर्फ हैं। यूनिटी बहुत जरूरी है कि आपस में संगठित होकर रहें। समय इतना बदल रहा है, परिस्थितियां कब क्या हो, बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है। तो बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बात पूरी मानवता की है। जो भी कमजोर होगा उसके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो आप मजबूत बनना चाहिए। शिक्षा दीक्षा। और साथियों, आज हमारे साथ आप श्री SP श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे, जो काशी के एक वरिष्ठ समाज सेवी, साथ ही ट्रेड यूनियन का एक लंबा चौड़ा इतिहास, अपने बचपन के बारे में भी तमाम रोचक प्रसंगों से आपको अवगत इन्होंने कराया जो है। और आने वाले समय में किसी और शख्सियत के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।